नमस्कार मित्रों दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। तो जैसा कि इसका नाम हमें प्रतीत होता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो फेडरलिज्म का अगर हम लोग इसके टर्मिनोलॉजी पर जाएं, तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे हम लोग बात करें पावर शेयर की जाती है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, अलग अलग मतलब अलग अलग ब्रांच में जो पावर है वो शेयर की जा रही है। ठीक है, तो वही हमारी यहाँ पे जैसे कि हमने फेडरलिज्म के बारे में बताया, तो वही डेफिनेशन लिखी है कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म एक प्रकार का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हम लोग बात करें कि जो पावर है वो डिवाइड की जाती है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, यानी कि एक कंट्री के सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कंट्री के अंदर उनके बीच में जो पावर का है वो शेयरिंग की जाती है। ठीक है, ठीक है, समझे बाबू। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसे कैसे इंडिया के अंदर सीन चलता है। तो जैसे कि हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो इसमें हम बैठते हैं मोदी जी। अब हम लोग बात करें कि अब ये तो पूरे कंट्री के लिए होती है, अब होती है स्टेट लेवल के लिए कि मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, दिल्ली की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, एमपी की अलग है। तो यहाँ पे योगी जी बैठे हैं, यहाँ पे अपने भाई बैठे हैं, यहाँ पे दूसरे भाई बैठे हैं। तो ऐसे करके हम लोग बात करें कि अलग अलग यूनिट्स में जो पावर है उसका डिवीजन होता है। ठीक है, अब चाहे वो हम लोग बात करें बीजेपी से हो या ना हो वो बात अलग है, पर हम लोग बात करें ऐसे पावर डिवीजन होता है। तो फेडरलिज्म क्या है कि फेडरलिज्म एक सिस्टम, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग बात करें जहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और छोटे छोटे यूनिट्स के बीच में, चाहे वो सेंट्रल स्टेट लेवल पे मान लो चाहे फिर लोकल अथॉरिटीज के बीच में मान लो। अब हम लोग कुछ गुण बात करने वाले हैं, जो फेडरलिज्म है उसके कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो दो और दो से ज्यादा भी लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। एक तो होती है सेंट्रल लेवल पर, एक होती है स्टेट लेवल पर और तीसरी होती है पंचायती लेवल पर। पंचायती या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे हम लोग बात करें लोकल लेवल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं उन्हें। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट होती है हमारी, जैसे कि गांव में पंचायत हो गई और शहरों में नगर पालिका हो गई। ठीक है, तो वैसे होते हैं अर्बन लोकल बॉडी, रूरल पंचायती राज। ठीक है, तो इंडिया के मैंने बता दिया। ठीक है, और बात करते हैं फंडामेंटल प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भैया हम लोग बात करें कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो अब अगर कोई एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट अगर संविधान को प्रोविजन को जो फंडामेंटल प्रोविजन है उसको चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकती है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पे पावर का डिवीजन हुआ है, तो इसलिए हम लोग बात करें उन्हें परमिशन लगेगी जिसकी, जैसे अगर मान लो सेंटर को अगर कोई भी चीज करनी है, तो ये नहीं कि वो अपने मन से सारी चीजें कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से सारी चीजें नहीं कर सकती है, तो उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कुछ पूछना पड़ेगा, कि भैया उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी कि हम ये चीज कर दें या नहीं कर दें। तो भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पक्का किया है, इंश्योर किया है कि भैया जो हम लोग बात करें कि फंडामेंटल प्रोविजन है कि कोई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकती। जैसे हम लोग बात करें योगी जी की बात करते हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो रिजर्वेशन ओबीसी सेक्टर के लिए, जैसे बहुत सारी कास्ट हैं तो उनको चेंज करके ओबीसी से एससी में करना था चेंज। तो इससे पहले इंडिया के अंदर गवर्नमेंट आई, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने सोचा कि वो क्या कर दें, इन जातियों को एससी में डाल दें। इससे हुआ कि उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, क्योंकि एससी में जाने से उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी जनता तो ठीक थी, बाकी गवर्नमेंट तो ठीक थी इससे पहले जो चल रही थी। अब आई बीजेपी की बात, भैया बीजेपी के योगी जी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, तो इनने क्या कर दिया कि जो जितनी जातियां थी उनको उनमें डाल दिया, मतलब बिल पारित कर, मतलब बिल घोषित कर दिया कि हाँ इन लोगों को वहां पर डालना है, इन जातियों को शेड्यूल लिस्ट की कास्ट में डालना है। ठीक है, पर हम लोग बात करें कि भैया उन्होंने परमिशन ली नहीं किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो भैया ये बिल आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो ऐसे हम लोग बात करें कोई भी प्रोविजन होते हैं तो फिर वो डायरेक्टली नहीं लिए जा सकते हैं। तो भैया एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट ये सारे सारे डिसीजन नहीं ले सकती है। और इससे लिए हम लोग बात करें जो जुडिशरी प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, और जो जुडिशरी होती है वो बीच में आती है किसके, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, रीजनल गवर्नमेंट के, कि भैया इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भैया वो जुडिशरी बताती है। ठीक है, एक्सरसाइज देयर पावर्स। तो भैया क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं जुडिशरी को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी जुडिशरी को मिली है, तो इसलिए अगर इन लोगों के बीच में कोई दिक्कत आती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें जुडिशरी जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर करती है। जैसे मान चलिए कि आप लोगों ने सुना होगा कि तमिलनाडु साइड पे साउथ इंडिया में पानी को लेकर विवाद होता है अलग अलग स्टेट के बीच में, तो वहां पे हम लोग बात करें कौन आता है, जुडिशरी तो हेल्प करती है।
Sources of revenue for each level of government are cleared and specified inside its financial autonomy. तो भैया अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसे अपनी लाइफ के अंदर कोई डिसीजन चाहिए है, तो सबसे पहला उसका काम क्या होना चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो अपने डिसीजन ले पाएगा। तो भैया इसलिए हम लोग बात करें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो वो इतने समझदार थे, वो समझते थे कि भैया जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनके लिए स्पेसिफाइड सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेंट्रल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो भैया वो अपना ऑटोनोमस तरीके से कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। उन्हें हर चीज की परमिशन लगेगी, क्योंकि भैया अगर वो परमिशन नहीं लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उन्हें पैसा अलॉट केस नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग बात करें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने इन चीजों का ध्यान रखा और उनकी जो ऑटोनॉमी थी उसको बरकरार रहने दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग प्रकार के फेडरलिज्म के बारे में। तो अब फेडरलिज्म के भी टाइप्स होते हैं। एक पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो अब इसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज होती हैं, तो कंट्रीज के जो स्टेट्स होते हैं, वो आपस में आते हैं, मर्ज करते हैं क्या, एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, जिससे कि हम लोग बात करें ये थोड़े ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो इसे क्या बोलते हैं, कमिंग कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं इसे, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, इसका एग्जांपल यूके वगैरह, सॉरी जो यूएसए है वो है। तो यूएसए के अंदर क्या है कि भैया जो स्टेट्स थे वो पास में आए, अपने पास में उन्होंने खुद को बगैर यूनिट बनाया है, और उन्होंने खुद का क्या बनाया है, यूएसए बनाया। तो वहां पे हम लोग बात करें, जो राइट्स होते हैं, सिटीजन सब होती है, तो भैया स्टेट की अलग लेनी पड़ती है, कंट्री की अलग लेनी पड़ती है। ठीक है। और दूसरी होती है, दूसरा टाइप ऑफ फेडरलिज्म है होल्डिंग टुगेदर का फेडरलिज्म। तो ये भैया हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो भैया एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि भैया वो अपने जो यूनिट्स हैं, अपने पावर, अपने स्टेट्स हैं, उनको क्या करी, पावर देगी और जोड़ के रखती है। तो भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी है कि कोई स्टेट आना चाहे तो आ सकता है, पर जा नहीं सकता है। एक बार यूनिट बन गए तो बन गए, और इससे कोई स्टेट यूनिट, जो स्टेट्स हैं, वो अलग नहीं हो सकते इंडिया से। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये चीजें रखी हैं। तो पहला हमने देखा कमिंग टुगेदर, दूसरा देखा होल्डिंग टुगेदर है। कमिंग टुगेदर के अंदर क्या कर रही है कि कंट्रीज आ रही हैं, सॉरी जो स्टेट्स हैं वो आ रहे हैं और एक यूनिट बना रहे हैं, बड़ा यूनिट। तो भैया इसमें यूनिट जब चाहें तब भैया इनके पास पावर्स भी ज्यादा होती हैं, और ये जब चाहें जाना चाहें तब ये जा भी सकती हैं, तो इनके पास पावर्स होती है। पर हम लोग बात करें कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, तो यहाँ पे उनके पास स्टेट के पास परमिशन नहीं होती कि भैया आप खोल के अमल छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू। तो जब इतनी चीजें हो गई, तो अब हम लोग सोचते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को भी फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो भैया हम लोग कहने का मतलब ये है कि हम लोग कैसे कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है। तो हम लोग कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, जिससे कि हम लोग वैलिडेशन देंगे कि भैया कि क्यों हम लोग बात करें, हम लोग फेडरल कंट्री हैं। ठीक है, ओके बाबू। तो इसमें पहला तर्क कैसा दे रहे हैं हम लोग, तो उसको समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा था टू टायर ऑफ गवर्नमेंट बनने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हुआ, ये क्यों नहीं दिया था, क्योंकि भैया वो लोग जानते थे, गांधी जी और नेहरू, सॉरी जो भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि भैया कि ऐसे अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग जो डिसेंट्रलाइज कर देंगे पावर को, तो फिर हम लोग बात करें कि जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि हम लोग बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद यहाँ पे जानते थे, वो बचपन में रहे, और उन्होंने देखा कि भैया यहाँ के लोग कितने बायज हैं, वो इतने अवेयर नहीं है, नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं उन्हें कितनी कितनी नॉलेज है, क्योंकि लिटरेसी रेट बिल्कुल गिरा हुआ था उस समय पर। तो इसलिए वो इतनी पावर को संभाल नहीं पाएंगे, और वो वैसी ही कंट्री बना देंगे जैसे कि पहले के हजारों साल चली है, कि जो लोअर कास्ट पीपल है उनको दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो इसलिए जो अम्बेडकर थे, और हम लोग बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो भैया इन्होंने प्लान बनाया कि भैया ये लोग और वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि हम लोग बात करें जैसे ही देश आजाद हुआ था, तो उस समय पर जो वर्ल्ड बैंक था, तो उसके इकोनॉमिस्ट थे, उनसे बहुत इंस्पायर थे। और गांधी जी कहते थे कि भैया क्या डिसेंट्रलाइज कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो। तो इन्होंने बात तो उनकी नहीं मानी उस समय पर कि भैया अभी तो नहीं कर रहे हैं, पर बात के लिए प्रोविजन छोड़ दे रहे हैं। तो इन्होंने बात के लिए प्रोविजन छोड़ दिया। इसलिए हम लोग बात करें कि बाद में जाके हमारी थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, लेटर स्टार्ट हुई, उस समय पर नहीं थी है।
लेटर थर्ड ईयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड। तो भैया इसमें हम लोग बात करें पंचायती और म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। पंचायती वर्क करती हैं गाँव में और म्युनिसिपैलिटीज वर्क करती हैं शहरों में। तो तो ये ऐसे स्टेब्लिशमेंट हुआ थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, ओके। तो पहले टीयर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमने क्या देखा? पहले टीयर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो हमारे संविधान में लिखा जा चुका था, पर थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमें बाद में ऐड किया गया पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भैया डिवाइड करता है पावर्स को किसके बीच में? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसमें हम लोग बात करें 3 प्रकार की लिस्ट दी गई है। कौन-कौन सी लिस्ट दी गई है? 3 प्रकार की लिस्ट दी गई है कि अलग-अलग मैटर्स को लेकर तो जो कानून होते हैं वो अलग-अलग चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है? उसको समझते हैं। तो अब सरकार ने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया कि भैया 3 प्रकार के सब्जेक्ट बनाए। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि कुछ मुद्दे ऐसे आएंगे जिन्हें केवल यूनियन गवर्नमेंट यानी कि नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी, और कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जहाँ पे दोनों की सहमति ली जाएगी और मानी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर हम लोग बात करें नेशनल, जो नेशनल इंपॉर्टेंस है उसके रिगार्डिंग चीजें आती हैं। जैसे हम लोग बात करें कि डिफेंस हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ। तो अब कोई स्टेट गवर्नमेंट जाके किसी कंट्री के साथ भैया डील साइन नहीं कर सकती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और जो स्टेट लिस्ट है इसके अंदर भैया ऐसे सब्जेक्ट जुड़े हैं, ऐसे पावर्स हैं जो कि मतलब स्टेट के पास ही पावर्स होती है। ठीक है, स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के पास पावर है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हम लोग बात करें जो कॉमन इंटरेस्ट है दोनों यूनियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे एजुकेशन हुआ, तो भैया दोनों के पास सहमति होती है कि भैया इसको लेकर दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। पर अगर हम लोग बात करें कि कॉन्ट्राडिक्शन हुआ और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो मानी जाएगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें फॉरेस्ट हुआ, ट्रेड हुआ, मैरिजेस हुई, एडॉप्टेशन हुई और सक्सेशन हुआ, तो ये दोनों के लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें रिजर्वेटरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? दो सब्जेक्ट which are not mentioned in any three list or any other matter arise with the passage of time। तो रिजर्वेटरी सब्जेक्ट क्या है? कुछ ऐसे टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करें कि जब हमारा संविधान लिखा था उस समय पर वो कॉन्सेप्ट थे ही नहीं, बाद में कॉन्सेप्ट है। जैसे एआई हुआ या फिर दूसरे फीचर्स हुए, तो इससे रिलेटेड कोई कानून बनाई था, तो वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं? वो होते हैं रिजर्वेटरी सब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग बात करते हैं फीचर्स। इंडियन फेडरलिज्म के क्या फीचर हैं? जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, तो भैया वो उनके पास इक्वल पावर नहीं है, क्योंकि भैया हम लोग बात करें पॉपुलेशन इश्यू लिया जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके पास पावर ही थोड़ी ज्यादा होती है। और जो छोटे स्टेट हैं, सिक्किम हुआ या फिर अरुणाचल प्रदेश हुआ, तो उनकी बुराई नहीं कर रहा मैं, केवल इनके पास थोड़ी पावर कम होती है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे भी काफी चीजें देखी जाती है। तो पार्लियामेंट है, तो वो हम लोग बात करें कैन नॉट ऑन इट ओन चेंज पावर शेयरिंग। तो पार्लियामेंट अपने आप से भैया जो पावर शेयरिंग है वो चेंज नहीं कर सकता। दिस चेंज नीड अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज पार्लियामेंट एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, तो उसके लिए बहुमत चाहिए पड़ती है। बहुमत 2/3 मेजोरिटी मतलब क्या हो गई? बहुमत की बात हो गई। तो अब इसके लिए अगर हम लोग बात करें कोई पावर ऐसे कोई लॉ वगैरह बनाना है, तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए पड़ेगा। ठीक है, समझे बाबू? और जो जुडिशरी है, जो जज वगैरह होते हैं, जो वो क्या करते हैं, देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके जो प्रोसीजर है अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इससे भी हमें पता लगता है कि जो फेडरलिज्म है वो अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फेडरलिज्म है ये प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, यानी कि इसका यूज कैसे किया जाता है। लिंग्विस्टिक स्टेट, तो पावर कैसे बांटी गई? तो 1947 में हम लोग बात करें, जो बाउंड्रीज बन रही थी अलग अलग ओल्ड स्टेट्स की, और जो इंडिया था वो चेंज हो रहा था, एक नए स्टेट बना रहे थे। तो उसकी कौन कौन से बेसिस पे बनाए गए? लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया, कल्चर के बेसिस पे बनाया गया। जैसे कि हम लोग बात करें लैंग्वेज पॉलिसी लाई गई, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कोई एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है इंडिया की। तो सभी की सभी, क्योंकि हम लोग बात करें डाइवर्सिटी, हम लोग देखते हैं इतना सारा डाइवर्सिटी है, तो इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं बनाई गई। बस हम लोग बात करें कि आइडेंटिफाई किया गया, पर ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं है इंडिया की। इसके अलावा हम लोग बात करें दूसरी 21 लैंग्वेज और भी है, जिन्हें हम लोग बात करें शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर डाला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है। और स्टेट्स के पास हम लोग बात करें उनकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, और मतलब इंग्लिश तो उन्हें चलानी है, इसके साथ हिंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे स्टेट्स वगैरह, और जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
हम लोग बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में। तो भैया आप जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हम लोग बात कर रहे हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट हो, जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो भैया अब रिलेशन भी तो होगा इन लोगों के बीच में। और कैसा कैसा रिलेशन होगा उन सब चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया। तो जो पावर शेयरिंग होती है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर दिया है, तो इससे जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। 1990 के बाद जो बहुत सारी रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो राइज हुई अलग अलग स्टेट्स के अंदर, और जिन्होंने स्टार्ट किया इसका कोलिजन गवर्नमेंट का स्टार्ट किया सिस्टम। जैसे कि हम लोग बात करें कि विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस ऑल स्टेट गवर्नमेंट इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। तो बहुत सारी गवर्नमेंट 1990 के बाद आई, तो रीजनल मतलब पॉलिटिकल पार्टी बन रही थी। तो बाद में क्या हुआ कि भैया इनकी मदद से ही गवर्नमेंट बनती थी। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सहयोग की पार्टी होती है, यानी कि एक्चुअली कोई एक पार्टी है तो उसके पास पर्याप्त वोट नहीं है तो दूसरी पार्टी से उधार मांग लेते हैं। तो भैया इससे मुश्किल हो गया स्टेट गवर्नमेंट को हटा पाना, ठीक है। तो उनकी सहमति चाहिए पड़ती है उन्हें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पावर नीचे से ऊपर जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक किंग होता है तो किंग के पास में सारी पावर होल्ड होती है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। तो अगर हम लोग बात करें जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, इंसान है, आम लोग हैं, उनके पास पावर होती है, तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना। या फिर हम लोग बात करें लोकल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पावर ज्यादा लोकल गवर्नमेंट के पास होगी, जिसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे ही छोटे छोटे यूनिट्स के पास में ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू बिगर यूनिट, ठीक है। तो जब पावर का हम लोग बात करें ले ली जाती है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, और दे दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को, इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। वही मैंने जो बताया थी उसे। तो 1992 से पहले जो लोकल बॉडीज थी वो डायरेक्टली आती थी किसके, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर। जो रेगुलर इलेक्शन थे वो हम लोग बात करें, ये रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे। और जो जो लोकल बॉडीज होती थी इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे, पावर्स नहीं होती थी खुद की। तो 1992 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और थ्री टीयर गवर्नमेंट लाई गई डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। ठीक है। और जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट थी इसे पावरफुल बनाया गया, और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, तो ये कंपलसरी कर दिया कि रेगुलर इलेक्शन होंगे किसके लिए, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए। सीट्स और रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो भैया एससी एसटी और ओबीसी के लिए सीट्स ही बुक कर दी गई, जैसे कि हम लोग बात करें इनका एम्पावरमेंट हो सके, क्या हो सके, इनका एम्पावरमेंट हो सके। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा और क्या क्या किया गया वो देख लेते हैं। तो एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो भैया अब वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन करवाया गया। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि हर एक स्टेट में होगा, और जो कि चुनाव करा वगैरह कराएगा इनके बीच में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट थी, इसके लिए रिक्वायर्ड था कि भैया कुछ पावर शेयर की जाए, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, किसके साथ मतलब उन्हें पावर शेयर करनी है, लोकल बॉडीज के साथ में, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में, जैसे पंचायती राज हुआ या फिर म्यूनसिपैलिटीज हुई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में। रूरल मतलब होता है गांव का, लोकल मतलब होता है क्षेत्रीय, और गवर्नमेंट का मतलब तो पता ही है सरकार। इसे हम लोग जानते हैं पंचायती राज के नाम से। जो ग्राम पंचायत होती है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कि पूरे गांव के लिए विलेज लेता है, मतलब पूरे गांव के लिए ये क्या करती है, डिसीजन लेने का काम करती है, कौन, ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं पंचायत समिति के बारे में। अब फ्यू जो ग्राम पंचायत होते हैं तो वो ग्रुप बना के क्या बनाते हैं, एक यूजुअली एक यूनिट बना लेते हैं, उसे पंचायत समिति बोलते हैं, या फिर ब्लॉक या फिर मंडल बोलते हैं। जिला परिषद क्या होता है, और जो तीन पंचायत समिति हैं और मंडल्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, वो सब मिला के क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। यूएलजी क्या है, अर्बन लोकल बॉडी, सॉरी अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या है, जो शहरों में वर्क करती है। अभी हमने बात की गांव में बात करती है, अब बात करते हैं शहरों के बारे में। तो जो लार्जर अर्बन एरियाज हैं, जहाँ पे हम लोग बात करें कॉर्पोरेशन हैं, और जो स्मॉलर अर्बन एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है, ठीक है। जो नगर निगम आपने सुना होगा, तो वही। अभी एक बार थोड़ा रिवाइज और कर लेते हैं, इससे कि हमें थोड़ा अपना ये चैप्टर
थोड़ा रिवाइज हो सके अच्छी तरीके से। फेडरलिज्म के अंदर हमने देखा कि एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो गवर्नमेंट यूनिट है उसके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे सेंट्रल अथॉरिटी हुई या फिर दूसरी अथॉरिटी मतलब दूसरे टाइप ऑफ गवर्नमेंट हुई तो उनके बीच में पावर शेयरिंग के बारे में बात करते हैं इसमें। फिर इसके बाद हमने देखा क्या कि हमने देखा फीचर्स देखे फेडरलिज्म के कि क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। इसके अलावा हमने जो फेडरलिज्म था इसमें टाइप्स देखे तो दो प्रकार की हमारे पास फेडरलिज्म थी। एक तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म थी जहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। दूसरा होल्डिंग टुगेदर देखा, ये इंडिया का एग्जाम्पल लिया था, और कमिंग टुगेदर वाले में यूएसए का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, समझे बाबू। फिर हमने यहाँ पे बात की कि क्यों इंडिया को मतलब इंडिया फेडरल कंट्री है तो इसके रीजन के बारे में बात की हमने। फिर हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात की और रिलीजन सब्जेक्ट के बारे में बात की। इंडिया की जो फेडरलिज्म है उसके फीचर के बारे में बात की और उसके बाद हमने बात की कि जो फेडरलिज्म है कैसे प्रैक्टिस की जाती है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की हमने। फिर सेंट्रल स्टेट का रिलेशन देखा, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुई इंडिया के अंदर उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की हमने। फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि अलग अलग डेफिनेशन देखी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या है, कि जो हम लोग बात करें कि इन्हें हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा ग्राम पंचायत क्या है, जो कि डिसीजन पूरे गांव भर के लिए डिसीजन लेते हैं वो ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति क्या होती है, कुछ ग्राम पंचायत मिलके ग्रुप बना के क्या बनाती हैं, वो एक पंचायत समिति या ब्लॉक या फिर मंडल बनाती हैं। जिला परिषद जितनी भी पंचायत समिति या मंडल होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलते हैं और जिला परिषद बना देते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, तो बड़े कॉर्पोरेशन हाउसेस जैसे कि गांव में पंचायती चल रही थी, अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि अर्बन लोकल बॉडीज भी चलेंगी, ठीक है। और इसी के साथ जो अपना लेक्चर है वो होता है खत्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।